औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर फिजिक्स के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। आज मैं आपके सामने चैप्टर नंबर 9 नेचर ऑफ लाइट के पास पेपर्स के एमसीक्यूज लेकर हाजिर हुआ हूँ, इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगी और आप इससे मैक्सिमम बेनिफिट उठाएंगे और इन एमसीक्यूज को बार बार रिपीट करेंगे। आइए इनका आगाज़ करते हैं। बेटा, ये पहला सवाल आपके सामने आ रहा है जो पास्ट ईयर में बहुत बार आ चुका है कि इंटरफेरेंस की कंडीशन थिन फिल्म्स में रिवर्स हो जाती हैं, उसकी वजह क्या है। थोड़ा सा आपको समझा दूं कि आपने इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ा है कि कंस्ट्रक्टिव होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है, और उनके पार्ट डिफरेंस के बारे में पढ़ा है कि कंस्ट्रक्टिव के लिए एम लैम्डा होता है, डिस्ट्रक्टिव के लिए एम प्लस हाफ लैम्डा। लेकिन यहाँ ये आगे बोल रहे हैं थिन फिल्म। अब वो इस साल सिलेबस में इंक्लूड है या नहीं टॉपिक, एहतियातन आप इसको पढ़ लें कि थिन फिल्म में जो इंटरफेरेंस होगा तो कंडीशन वो नहीं होगी बल्कि ब्राइट वाली डार्क को मिल जाएगी और डार्क वाली ब्राइट को। तो इसका मेन रीज़न क्या है, तो याद रखें इसमें फेज रिवर्स हो जाता है, यानी जब थिन फिल्म्स के अंदर ये दो वेव्स आपस में टकराती हैं रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो एक पार्ट का फेज रिवर्स हो जाता है। ये एग्जाम में एमसीक्यू ऐसे भी आ सकता है कि फेज रिवर्सल ऑफ वन पार्ट ऑफ द वेव। तो फेज रिवर्सल से आप ये कंडीशंस को याद रखें कि ये इसलिए कंडीशन रिवर्स हो जाती हैं कि वहाँ जो वेव आती है उसका फेज रिवर्स हो जाता है, यानी क्रेस्ट ट्रफ बन जाता है और ट्रफ क्रेस्ट। चलते हैं आगे। अगला सवाल सामने आ गया। चैप्टर 9 में आपने लाइट के हवाले से मुख्तलिफ साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट शुरू में देखे हैं। उसमें ये मैक्सवेल की थ्योरी के बारे में पूछ रहा है कि बताइए मैक्सवेल के अकॉर्डिंग लाइट किस फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो इनके हिसाब से बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर है लाइट की कि इसमें दो फील्ड होती हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो बस आपको ये याद रखना मैक्सवेल ने लाइट का कॉन्सेप्ट क्या दिया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चलते हैं आगे। अगला सवाल आ गया है हाइजन प्रिंसिपल। ये चैप्टर 9 में टॉपिक है हाइजन प्रिंसिपल लाइट के हवाले से कि लाइट की जो वेव होती है ये उसकी लोकेशन पता करता है, उसकी वेव फ्रंट की पोजीशन देखता है। तो ये हाइजन प्रिंसिपल के बारे में पूछ रहा है कि इसको कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। टू लोकेट द वेव फ्रंट, यानी वेव फ्रंट को लोकेट करने के लिए एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो इसमें आप बस ये याद कर लें हाइजन प्रिंसिपल वेव फ्रंट को लोकेट करने के लिए यूज होता है। चलते हैं आगे। ये अगला सवाल आ गया है क्योंकि आप चैप्टर 9 में लाइट को क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि नीचे चार फिनोमेना दिए हुए हैं, कौन सा ऐसा फिनोमेना जो वेव थ्योरी प्रूव नहीं कर पाएगी। तो बेटा इसमें बहुत आसान सा आंसर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी डायग्राम बना के भी दिखाया है कि इसमें फोटॉन्स आते हैं और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इजेक्ट होते हैं और फोटॉन अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को इम्पार्ट करते हैं। तो ये क्योंकि लाइट की पार्टिकल नेचर से प्रूव होगा इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव थ्योरी प्रूव नहीं कर पाएगी। चलते हैं आगे। ये एक टॉपिक बेटा न्यूटन रिंग, जो कि आपके इस साल के सिलेबस में नहीं है। एहतियातन मैंने यहाँ पे शो कर दिया है कि ये भी न्यूटन ने जो ऑपरेटर अपने शो करा था कि इंटरफेरेंस के फिनोमेना को ये शो करता है कि इसमें बजाय बैंड बनने के या फ्रिंजेस बनने के इसमें सर्कल्स या रिंग्स बनते हैं। तो ये इंटरफेरेंस के फिनोमेना को शो करता है। ऑल्टरनेट ब्राइट डार्क सर्कल्स यहाँ पे बन रहे होते हैं। तो न्यूटन रिंग भी इलिस्ट्रेट करता है कि लाइट इंटरफेयर करती है, लाइट वेव है। चलते हैं आगे। बेटा ये अगला सवाल है पोलराइजेशन कि लाइट, ऑर्डिनरी लाइट जो होती है आपको पता है 3 डायमेंशनल होती है, जो बल्ब से निकल रही है, हर डायरेक्शन में जा रही है। तो इसको हम क्या करते हैं कि लाइट की तमाम पॉसिबल डायरेक्शन को एब्जॉर्ब कर खाली एक पोलराइज लाइट हम आगे भेजते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पोलराइजेशन। तो वो कह रहे हैं कि ये पोलराइजेशन लाइट ड्यू टॉर्मोलाइन क्रिस्टल टेक प्लेस बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी वो क्रिस्टल जो है लाइट की तमाम डायरेक्शन एब्जॉर्ब कर लेता है और एक डायरेक्शन को छोड़ता है। तो ये एब्जॉर्प्शन इस ब्लैंक का करेक्ट आंसर है, याद रहे। ये भी इस साल के सिलेबस में शामिल नहीं है, मैंने एहतियातन आपके सामने डिस्कस कर दिया है। चलते हैं आगे। यंग डबल स्लिट, ये टॉपिक आपने याद किया है। फ्रिंज स्पेसिंग का फॉर्मूला न्यूमेरिकल में कई बार आप लगा चुके हैं, लैम्डा एल अपॉन डी। सेकेंड ऑप्शन फ्रिंज स्पेसिंग का, ये सवाल आपने याद भी किया हुआ है, ये करेक्ट आंसर है। चलते हैं आगे। ये भी बात आप यंग में पढ़ चुके हैं
कि जब आप पोजीशन बना रहे होते हैं ब्राइट फ्रिंज की, तो यहाँ पे उसी की बात कर रहा है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब देख रहे हैं हम तो उसमें पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए। तो ये आपने पढ़ा है कि एम लैम्डा यानी इंटीग्रल मल्टीपल लिया जाता है वेवलेंथ का, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। एम लैम्डा पार्ट डिफरेंस होता है जब हम ब्राइटनेस देख रहे होते हैं, और एम प्लस हाफ लैम्डा जब होता है जब हम डार्क देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव की बात कर रहा है, तो इंटीग्रल मल्टीपल यानी एम लैम्डा वाला ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं आगे। अगला सवाल यहाँ पर जो मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर दी थी, तो अब उनको थोड़ा और ये तफसील में चला गया कि वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स होंगी उन दोनों के दरमियान एंगल क्या बनेगा। तो डायग्राम भी दिख रही है आपको कि वो एक हॉरिजॉन्टल पे चल रहा है तो एक वर्टिकल पे चल रही है फील्ड, तो इनके आपस में एंगल 90 डिग्री का बनता है। दे बोथ फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। चलते हैं आगे। एक बार फिर ब्लैंक रिपीट हो गई मैक्सवेल वाली कि इसमें लाइट की नेचर क्या होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। चलते हैं आगे। अगला सवाल कि वेव अगर इंटर हो जाए एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो नीचे दी हुई कौन सी कैरेक्टरिस्टिक में चेंज नहीं होगा। तो फ्रीक्वेंसी याद रखें, उसकी चेंज नहीं होती मीडियम के चेंज होने से, बाकी जो फिनोमेना है वो पे इफेक्ट पड़ सकता है मीडियम का। चलते हैं आगे। अगली ब्लैंक डिस्पर्जन से मुतालिक है कि मोनोक्रोमेटिक मतलब सिंगल कलर की येलो लाइट अनेबल टू शो। तो बेटा याद रखें क्योंकि एक ही कलर है तो उसके सामने अगर हम प्रिज्म रख भी देंगे तो वो डिस्पर्स नहीं होगी, जैसे व्हाइट लाइट हो जाती है डिस्पर्जन शो करती है। क्योंकि हमें मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट है तो ये डिस्पर्जन का फिनोमेना नहीं कर सकती, बाकी जो ऑप्शंस हैं वो ये कर सकती है। तो डिस्पर्जन इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल इंटरफेरेंस की खास टाइप डिफ्रैक्शन के हिसाब से है कि डिफ्रैक्शन आपने पढ़ा था कि इसमें भी लाइट के पार्ट इंटरफेयर करते हैं, मगर वो एक लाइट के पार्ट मुख्तलिफ हिस्सों में टूटते हैं और फिर वो जो पार्ट टूट जाते हैं उनको हम आपस में इंटरफेयर करवाते हैं। तो डिफ्रैक्शन भी इंटरफेरेंस है मगर एक खास टाइप का, तो इसमें इंटरफेरेंस ही आएगा। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इंटरफेरेंस। चलते हैं आगे। ये टॉपिक आपके रिड्यूस सिलेबस में शामिल है, ब्रैग्स लॉ, एक्सरे डिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर इसकी इक्वेशन मांग रहा है जो थ्योरी में आपने याद की है, 2d sin थीटा इक्वल टू एम लैम्डा। तो इट इज द करेक्ट आंसर। ये नहीं प्योरली थ्योरी से रिलेटेड है, आप वहां से याद करेंगे, ये फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। अगला सवाल, ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के न्यूमेरिकल में हमने काम बार बार किया है कि हमें यहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस मांगी जा रही हैं पर सेंटीमीटर, और उन्होंने जी बल्कि नंबर ऑफ लाइंस दी हुई हैं 4000, ग्रेटिंग एलिमेंट डी मांग रहा है। तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है थ्योरी के अंदर, ग्रेटिंग एलिमेंट बराबर है 1 अपॉन नंबर ऑफ लाइंस। तो हमने 4000 को डिवाइड में लिखा और 1 से उसको डिवाइड करा तो 2.5 एक्सपोनेंट -4। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये ब्लैंक पुराने ईयर में आ चुकी है, पोलराइजेशन के हवाले से है कि जैसे मैंने ऊपर भी डिस्कस करा था पहले कि जब ऑर्डिनरी लाइट को पोलराइज किया जाता है तो वो एक डायरेक्शन को वो छोड़ता है। तो इन डायरेक्शन में आप देख सकते हैं कि वो दो फील्ड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हैं जो बोथ आर परपेंडिकुलर, ये उनको दोनों को छोड़ेगा, तो ये उसकी ट्रांसवर्स नेचर को शो करेंगे। तो पोलराइजेशन का फिनोमेना लाइट की ट्रांसवर्स नेचर को प्रूव करता है कि दो जो लाइट अब उसने पोलराइज करी कि उसमें दो फील्ड लाजमी होंगी, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। यहाँ पे बोल रहा है कि जो वेव फ्रंट जा रही होती है वो स्फेरिकल है, उसको स्फेरिकल हम कहेंगे। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में दिखा रहा हूँ कि स्फेरिकल वेव फ्रंट में जो डायरेक्शन है वो पैरेलल नहीं है, सबकी डायरेक्शन अलग अलग जा रही है। व्हेन रेज ऑफ लाइट आर नॉट पैरेलल, यानी जब वेव फ्रंट स्फेरिकल होगी तो वो जो डायरेक्शन है वो पैरेलल नहीं होगी, सबकी डायरेक्शन अलग अलग होंगी। अगला सवाल दोबारा फेज रिवर्सल से मुतालिक है कि जब ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल करती है रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट होकर एक डेंसर मीडियम में जाती है तो फेज चेंज हो जाता है। तो क्रैश से ट्रफ बनने का अमल ये 180 डिग्री का एंगल चेंज होगा। क्रैश ऊपर है तो ट्रफ नीचे है, तो 180 इज द करेक्ट आंसर। तो बेटा मैंने आपके सामने चैप्टर 9 के पास पेपर में जो एमसीक्यूज आए हैं, चाहे वो इस साल शामिल हैं सिलेबस में या नहीं, सारे डिस्कस किए जो मुझे नजर आए, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको बुक से देखेंगे, सर्चिंग करेंगे और इससे मैक्सिमम बेनिफिट उठाएंगे ताकि जो सेक्शन ए आपका आ रहा है पेपर में वो आपका अच्छा तैयार हो सके।
अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह।